Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon. तो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 144 कर्फ्यू एंड लॉकडाउन, और साथ ही साथ हम 144 कर्फ्यू एंड लॉकडाउन के डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्शन 144, हु इम्प्लीमेंट्स सेक्शन 144, रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग सेक्शन 144, पीरियड ऑफ सेक्शन 144 ऑर्डर, व्हाट हैपन इफ यू वायलेट सेक्शन 144, and what is curfew, provisions of curfew, what is lockdown, provisions of lockdown, and difference between lockdown and curfew। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में अधिकतर राज्यों ने धारा 144 लागू कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत भारत में हर नागरिकों को भाषण देने तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। समस्त भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B के अकॉर्डिंग लोग अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के सभा या सम्मेलन जैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ध्यान दें, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, यानी ये जो स्वतंत्रता है ये असीमित नहीं है। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। धारा 144 भी इसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्ट है। तो हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि 144 का जो अस्तित्व वर्तमान में कैसा आया। धारा 144 औपनिवेशिक काल से चली आ रही है। लगभग 1861 में राजरतन देबू धारा 144 के डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट थे। उन्होंने उस समय में बड़ौदा राज्य में समग्र अपराध को कम कर दिया था। उनकी पहल के लिए उन्हें मान्यता दी गई और धारा 144 लगाने और समग्र अपराध को कम करने के लिए बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। धारा 144 साल 1973 में देश में पारित हुआ और देश में 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू किया। अब हम जानेंगे कि धारा 144 क्या है। सीआरपीसी के तहत यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को विशेष परिस्थितियों में, जैसे कहीं राइट्स होने वाला हो, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोककर फिर से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हु इम्प्लीमेंट सेक्शन 144, ये धारा 144 लागू कौन करता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 144 आपातकालीन स्थिति पर धारा 144 को सुरक्षित रखने के लिए आदेश एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। धारा 144 पर्टिकुलर एरिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। जब डीएम और एसडीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तहसील में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्टिकुलर एरिया में माहौल ख़राब होने की संभावना है या माहौल ख़राब है, शांति व्यवस्था बिगड़ चुकी है जिससे जनमानस को खतरा है, उस अवस्था में या सिचुएशन में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी है, एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसके बाद उस एरिया में ये धारा लागू कर दी जाती है। रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग सेक्शन 144 यानी रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होगा जब ये इन्फोर्स उस एरिया में किया जाता है। इसके अनुसार 4 या 5 से ज़्यादा लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने की इजाज़त नहीं होती है, यानी कि आप एक क्षेत्र विशेष में प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये पाबंदी हालांकि सिर्फ उन लोगों पर होती है जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के तहत एकत्रित हुए हैं। किसी भी तरह के हथियार, चाकू, डंडे, बंदूक, चाहे आपके पास लाइसेंस के
साथ क्यों ना हो, आप साथ नहीं ले जा सकते हैं शस्त्र हथियार को, चाहे आपके पास लाइसेंस क्यों ना हो। इस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह, खेल के आयोजन करने की अनुमति नहीं होती है। परिवहन पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से रिस्ट्रिक्ट होता है। किसी भी उल्लंघन के मामले में किसी भी रूप में ऐसा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसा अधिनियम 3 साल की सज़ा प्रदान कर सकता है। आदेश के अनुसार इस धारा के तहत किसी भी जनता की आवाजाही नहीं हो सकती। उस क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहते हैं। किसी भी सार्वजनिक बैठकों को करने या उस क्षेत्र में किसी भी रैलियों का आयोजन उस अवधि के दौरान प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्ट होती है। वहाँ पर दूरसंचार के जो जैसे टेलीकॉम सर्विसेज को अस्थायी निलंबन या उसे सस्पेंडेड किया जाता है, जिसे पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी नियम 2017 दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने से है। संबंधित इस नियम को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 से प्राप्त शक्तियां हैं। धारा 144 का प्रयोग भारत में दूरसंचार सेवा पर रोक लगाने और इंटरनेट बंद कराने के आदेशों के लिए किया जा रहा है। ध्यान दें, यदि कोई लोग विवाह समारोह या शव यात्रा हेतु इकट्ठा हुए हैं, ये धारा 144 लागू नहीं होता इन लोगों पे। पीरियड ऑफ सेक्शन 144 ऑर्डर, इसका अवधि क्या होता है जब ये 144 किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्फोर्स किया जाता है। तो 144 के अंतर्गत के नियम के अनुसार कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रह सकता। राज्य सरकार के विवेक के तहत यह अधिकतम वैधता, इसकी जो वैलिडिटी है 2 और महीने के लिए वैधता को 6 महीने तक बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। एक बार स्थिति सामान्य हो जाने के बाद धारा 144 हटाई जा सकती है। उसके बाद है व्हाट हैपन इफ वायलेटेड सेक्शन। धारा 144 का उल्लंघन करने पर क्या होता है। धारा 144 लागू होने के बाद इसका पालन करना देश के हर नागरिकों की जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसका उल्लंघन करने पर कानून में सजा का भी प्रावधान है। सेक्शन 188 आईपीसी और सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत पाबंद किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल की सज़ा हो सकती है। सीआरपीसी की धारा 107, आईपीसी की धारा 151 के अनुसार उल्लंघन जो कर्ता को 1 वर्ष का जेल हो सकता है। कोई 4-5 लोग एक समूह में एकत्रित होते हैं, आईपीसी की धारा 151 के अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें 6 साल की सज़ा हो सकती है। परंतु ध्यान दें, इन दोनों मामलों में जमानत मिलने पर उन्हें छोड़ा जा सकता है। 144 लागू रहने के समय अगर कोई व्यक्ति पुलिस या सुरक्षा बलों के उनके कार्यों में इंटरफेरेंस या दखल देता है तो उसके लिए भी उसे गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है कर्फ्यू। व्हाट इज कर्फ्यू। वर्तमान में कर्फ्यू पुलिस द्वारा घोषित एक आदेश या आज्ञा होती है जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। उदाहरण दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसात्मक तथा विध्वंस कार्यों को रोककर पुनः शांति व्यवस्था स्थापित करने तथा नागरिकों की सुरक्षा के निमित्त किया जाता है। आज के कर्फ्यू आदेश के साथ विधि का बल है और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। कर्फ्यू के दौरान लोगों को अपने घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो हम जानेंगे कि कर्फ्यू में कौन कौन से प्रोविज़न होते हैं। कर्फ्यू के दौरान स्कूल, कॉलेज, बाज़ार सब बंद रहते हैं। कर्फ्यू में छूट बहुत कम देर के लिए दी जाती है, इसलिए कि कर्फ्यू के दौरान सिर्फ वही सेवा चालू रहती है जो बेहद ज़रूरी है। कर्फ्यू के तहत लोगों को हिदायत दी जाती है कि वे अपने घरों से बाहर सड़कों पर ना निकलें। कर्फ्यू के दौरान बाज़ार
और बैंक जैसी सेवा पर ताला लटका रहता है। जब कर्फ्यू में डील दी जाती है तभी घरों में बंद लोग बाजार निकल सकते हैं, फिर भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर डीजे पर प्रतिबंध होता है। परीक्षा केंद्रों से 200 गज की दूरी पर 5 या अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। व्यक्ति बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूख हड़ताल नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के उपकरण या किसी प्रकार के घातक हथियार आदि के साथ नहीं चल सकता। यहाँ तक कि लाइसेंस हथियार ले जाने की भी कार्यालय में अनुमति नहीं होती है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तार हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ध्यान दें, परीक्षार्थियों, विवाह समारोह, शमशान और धार्मिक त्यौहार पर यह कर्फ्यू नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट, डज सेक्शन 144 मीन कर्फ्यू? क्या धारा 140 का मतलब कर्फ्यू है? नहीं, वे समान नहीं है। सीआरपीसी की धारा 144 आमतौर पर सार्वजनिक सभा को प्रतिबंधित करती है। दूसरी ओर कर्फ्यू लोगों को एक विशिष्ट समय के लिए घर के अंदर रहने को आदेश देता है। इसलिए अधिकारी एक निश्चित समय के लिए कर्फ्यू लगा सकते हैं। इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यदि आवश्यक हो तो अधिकारी कर्फ्यू की अवधि बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप कर्फ्यू के दौरान अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको स्थानीय पुलिस से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, सीआरपीसी की धारा 144 में भीड़ जुटाती है, लेकिन यह इसे नियंत्रित नहीं करता। कर्फ्यू में बाहर जाने के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज लॉकडाउन? लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। इसे किसी आपदा के समय सरकारी तौर पर लागू किया जाता है। जैसा कि वर्तमान में विश्व के तमाम देशों ने इसे लागू कर लिया है और भारत के सारे राज्यों पे अभी भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू किया गया है। तो हम जानेंगे कि लॉकडाउन में कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं। लॉकडाउन जिसमें ज़रूरी सेवा बंद नहीं की जाती। देश के कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन बैंक, डेयरी, दवा, राशन, फल सब्जी जैसे ज़रूरी सामान के लिए दुकानें खुली होती है। लॉकडाउन में लोगों से घर में रहने की अपील की जाती है। उन्हें केवल आवश्यक चीज़ों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होती है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सुविधाएं जारी रहती है। यह प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो किस सेवा को जारी रखना चाहता है। लॉकडाउन में स्थानीय प्रशासन निजी संस्थानों को बंद करा देता है और वर्क फ्रॉम होम के आदेश देता है। लॉकडाउन का उद्देश्य यह है कि लोग अपने घरों में ही रहें ताकि किसी भी तरह का संक्रमण ना फैले। यदि व्यक्ति को प्रतिकूल जानकारी मिलती है तो प्रशासन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 269 और 270 के तहत उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार है। डिफरेंस बिटवीन द लॉकडाउन एंड कर्फ्यू। लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है, हमें ये जानेंगे। अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो लॉकडाउन में यहाँ पर कोई पास रिक्वायर्ड नहीं होता है, जबकि कर्फ्यू में स्पेशल पास के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर हम एसेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर एसेंशियल सर्विस अवेलेबल होता है। अगर हम कर्फ्यू में अगर एसेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होता है, जैसे एटीएम, बैंक और हॉस्पिटल्स। अगर एग्जम्पशंस की बात करें, इसमें कौन कौन सी छूट होती है, लिस्ट ऑफ एग्जम्पशन अवेलेबल, यहाँ पर छूट होती है। दूसरी बात करें, अगर हम कर्फ्यू की बात करें, यहाँ पर क्या क्या छूट होती है, यहाँ पर बहुत कम छूटे, फ्यू एग्जम्पशंस, यहाँ बहुत कम छूट प्राप्त होता है। अगर हम मास गैदरिंग की बात करें तो लॉकडाउन में यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग को मनाही किया जाता है। यहाँ पर गैदरिंग या आप ये कह सकते हैं कि लोगों का इकट्ठा ओनली एक निश्चित समय के लिए आपको रिलैक्सेशन
दिया जाता है, वो भी आपके जो नेसेसरी सर्विसेज को लेने के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर हम वायलेशन की बात करें यानी उल्लंघन की बात करें तो लॉकडाउन में आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कर्फ्यू की बात करें तो यहाँ पर आपके विरुद्ध स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर्स, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.